नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश प्लस की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर। बिकरू कांड के बाद अपहरण कांड से सनसनी मच गई है। 24 दिन बाद भी युवक का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। फतेहपुर के बिंदगी में अपहरणकर्ताओं की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई। फिरौती लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने अब कॉल नहीं की है। अपहरण के बाद से लापरवाही हो रही है। पुलिस की भी अब किरकिरी हो रही है। लापरवाह पुलिस की किरकिरी हो रही है। तो कानपुर के अपहरण कांड को 24 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। जब एबीपी गंगा ने इस पर लगातार कवरेज की और सवाल उठाए तो बर्रा थाने के प्रभारी रणजीत को निलंबित कर सर्विलांस प्रभारी को जिम्मा सौंप दिया गया। अब पुलिस अपहरण हुए युवक को बरामद करने की बजाय ये डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है कि पुलिस ने फिरौती देने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया था। लेकिन अब तक पुलिस की सारी कार्रवाई सवालों के घेरे में है। प्रभात अवस्थी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, 24 दिन बीत चुके हैं, पुलिस लापरवाही पर लापरवाही कर रही है। अभी तक पुलिस के कुछ हाथ लगा या फिर अभी भी कुछ बहाना है पुलिस के पास बताने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि 24 से 25 दिन बीत जाने के बाद भी अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए और पुलिस के हाथ लगने की बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरह से खाली हैं। और वहीं जो फिरौती की रकम है उसको दिए भी चौथा दिन होने को है। उसके बाद से लगातार अब जो अपहरणकर्ता जो फ़ोन में बात करते थे वो भी अब बात करना वो नहीं कर रहे हैं। तो जब लगातार अपहरणकर्ता बात कर रहे थे फ़ोन पर, उस समय पुलिस जो है वो अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुँच पाई। तो अब 4 दिन से जब फ़ोन आना बंद हो गया है तो पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो साफ है कि लगातार जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी कराने वाली सामने आ रही है, क्योंकि 24 दिन का एक लंबा वक्त होता है। और इस 90 वक्त में पुलिसिंग पर भी कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार लगातार जब फ़ोन पर बात हो रही थी तब वो नहीं उसको अपहरणकर्ताओं को पकड़ पाए। वहीं जब फिरौती का बैग फेंकने के लिए पुलिस साथ में गई थी और फिरौती का बैग भी जो अपहरणकर्ता वो नाक के नीचे से लेकर फुर्र हो जाते हैं, उसके बाद भी जो पुलिसकर्मी हैं वो उनको नहीं पकड़ पाते हैं। वहीं अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो क्योंकि जो परिजन है उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की एक जगह रिश्ते को लेकर बात चलाई थी, लिहाजा उन्होंने जब मना कर दिया तो उनके ऊपर उन्होंने सच जताया है कि वो लोग ये कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस जो है उनको हिरासत में लिए हुए है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि जो शख्स है जिसके ऊपर इन लोगों का शक है, जो परिजनों का, वो राहुल शख्स है, वो बर्रा का रहने वाला, उसके साथ अपनी बेटी की रिश्ते के बात को लेकर इन लोग बात कर रहे थे। और जब इनके द्वारा मना कर दिया गया तो इनका कहना है कि इस तरह की हरकत को उन्होंने इस तरह का अंजाम दिया है, अपहरण करवाया। लेकिन पुलिस जो है वो बीते कई दिनों से उसको अपने पास हिरासत में लिए हुए लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। वहीं अगर सर्विलांस और कॉल ट्रैकिंग और पकड़ने की बात की जाए तो लगातार जिस दिन से अपहरण हुआ था उससे लगातार बात फोन आपको पर बातें रोकना हो रही थी। चाहूंगी। और अजय कुमार लल्लू, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है एबीपी गंगा पर अजय जी आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे कानपुर पुलिस के एक और कांड पर? 24 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन अभी तक अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही है पुलिस। ये सरकार की विफलता है और उनके दावों का सच है। जिस तरह की घटनाएं रोज उत्तर प्रदेश में घटित हो रही हैं, इतना बड़ा अपहरण होने के बाद आज 27-28 दिन होने के बाद भी अब तक के चंगुल से उस शख्स का न छूटा जाना। जो लोग जिनके घर परिवार के बच्चे अपहृत हुए हैं, उनकी बहन ने स्पष्ट रूप से जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये कहा था कि पुलिस के लोगों ने हमसे कहा कि फिरौती दे दीजिए, बैग देते हैं, पैसा देते हैं जी। और पूरी जो घटना थी उसका अब तक कहीं से सरकार को संज्ञान न लेना, अब तक उस बालक को, अब तक अपहृत बालक को अब तक कब्जे में न लेना पुलिस की एक बड़ी विफलता है। कहीं न कहीं सरकार जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में पैदा कर रखी है, जंगल राज में तब्दील हो चुका है उत्तर प्रदेश। अब तक सरकार का कानून व्यवस्था बना पाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। अजय जी, एक के बाद एक ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। विपक्ष के तौर पर आप किसका फेलियर मानते हैं ऐसे? क्योंकि पुलिस 24-25 दिन बीत जाने के बाद भी बहाना जरूर खोज रही है, युवक नहीं खोज पा रही है। देखिए, ये सरकार की विफलता है, कानून व्यवस्था का सच है। सरकार कहीं न कहीं पूरी तरह पुलिस पर आश्रित है और पुलिस का जो हालात है, जो परिस्थिति है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के सामने है।
एक बालक जो 24-25 दिन अपहृत होता है, उसके परिवार के लोग रोते हैं, बिलखते हैं, और सरकार अभी भी संजीदगी से संज्ञान नहीं लेती, कोई टीम स्पेशल नहीं बनती, न उस बालक को छुड़ाने के बारे में किसी तरह की कोई कार्य योजना बनती है। मुख्यमंत्री लाख दावा करते हैं, उनके दावों की हकीकत की कलई खुल चुकी है। उत्तर प्रदेश अब इस सरकार से नहीं संभल सकता, इस सरकार को जाना होगा। शुक्रिया आपका अजय कुमार लालू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है कि अब मुख्यमंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा है, बीजेपी सरकार से प्रदेश नहीं संभल रहा है और इस सरकार को जाना ही होगा। कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। प्रभात मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रभात, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, परिवार की निशानदेही पर एक आरोपी को, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया पुलिस ने, लेकिन इसके अलावा पुलिस अपने आप क्या कर रही है? क्या किसी टीम का गठन किया गया है या कुछ और बड़े कदम उठते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ऐसे ही लापरवाही और हीला हवाली देखने को मिलेगी आगे भी? जी देखिए, पुलिस के अगर तर्क की बात की जाए तो पुलिस जो है वो कई तरह के तर्क दे रही है कि लगातार जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। वहीं एक ये भी तर्क दे रही है कि कानपुर का जो बिकरू कांड है उसकी वजह से पुलिस जो है उधर की तरफ ज़्यादा फोकस थी, इस वजह से इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई है। लेकिन ये कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि अगर एक कांड होता है और दूसरा कांड होता है तो आपको दोनों जगह मैनेज करके चलना है और दोनों लोगों की नेता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अभिषेक जी, कानपुर से एक और कांड सामने आया, क्या आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, ये कांड एक्चुअली बिकरू कांड से पहले का है। बिकरू कांड तो जुलाई के पहले हफ्ते का है, ये पिछले 22-23 जून से चल रहा है। आज 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन से आप और हम सोच नहीं सकते, 26 दिन से किसी उस माँ का दर्द, उस बहन का, उस पिता का, जिसका बच्चा, जिसका दिल का टुकड़ा आज 25 दिन से खोज नहीं पा रही। तो उन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने अपना घर बेचा, जेवर बेचे, खेत बेचे, तब जाकर के 30 लाख रुपए उन्होंने जमा किए। और उसका वीडियो, ऑडियो हमने देखा, सुना, वायरल हुआ कि पुलिस ने दबाव बनाया कि आप कहिए कि इसमें पैसे नहीं थे। पैसे थे नहीं थे वो तो पुलिस जांच जब करेगी, अगर करेगी तो पता चल जाएगा। उसमें जियो ट्रैकर क्यों नहीं लगा? जीपीएस ट्रैकर बहुत छोटी सी चीज होती है, 200-600 रुपए में मिलती है, और उसके बाद पुलिस कह रही है कि हम ऊपर थे, वो नीचे से भाग गए। ये कौन सी व्यवस्था है? कानपुर के एसएसपी को 23 दिन बाद मौका मिला कि जाकर के वहां बात कर सके, पता कर सके कि केस क्या है। एडिशनल एसपी के पास बहन गई रोते हुए तो कह रहे मेरे पास महत्वपूर्ण पत्र लेकर के आइए। आपको महत्वपूर्ण नहीं लगता उत्तर प्रदेश में 25 दिन से कोई लड़का गायब है? ठीक है अभिषेक जी, देखिए 25 दिन से एक लड़का गायब है और वाकई में जब खुद सोच कर देखें तो कितनी पीड़ा हो रही होगी इस परिवार को, हम समझ सकते हैं। लेकिन अभिषेक जी, जो चिंताएं आप जाहिर कर रहे हैं, विपक्ष में आप हैं, विपक्ष की भी भूमिका है, सरकार को इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए विपक्ष कुछ कर रहा है ताकि सरकार जागे अगर सो रही है तो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने लगातार काम किया है, हमने मीडिया के मदद से आवाज उठाने की कोशिश की। आज आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमने सड़कों पे ज्ञापन देने की कोशिश की, हमने गांधी प्रतिमा पे ज्ञापन देने की कोशिश की। दिक्कत क्या है ना, एरोगेंस इतनी है सरकार में, अहंकार इस लेवल पे पहुंच गया है कि आप 4 लोग इकट्ठा हो जाइए तो बताते हैं धारा 144 लगी, एफआईआर करके लोगों पे लाठी चला रहे हैं। भाई जायज बात तो सुनोगे, लेकिन जायज बात सुनने को आज सरकार तैयार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश देख रहा है किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके से किडनैपिंग हो रही हैं, किस तरीके से जंगल राज चल रहा है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा जनता त्रस्त हो गई। पुलिस ने एकदम अत्याचार मचा रखा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अभिषेक जी, तो जरूर अपना रवैया बदलना होगा। मेरी ये निवेदन है, सरकार के जो भी लोग आपके पक्ष में हो, आज पैनल पे हो, उससे निवेदन है भाई लोगों को पहुंचाइए। जनता बहुत परेशान है उत्तर प्रदेश की, त्राही कर रही है। ठीक है, बिल्कुल आपकी चिंता हम समझ पा रहे हैं। विपक्ष के तौर पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी सब देख रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सपा नेता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े, जो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश में जंगल राज हो गया है। प्रभात, कानपुर जिस तरीके से केंद्र बन गया है, एक के बाद एक वहां पर अपराधी अपनी मनमानी कर रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। सवाल ये है कि क्या हो गया है कानपुर पुलिस को? क्या इतना मुश्किल है अपहरणकर्ताओं को ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना? जी बिल्कुल, अगर कानपुर पुलिसिंग की बात की जाए तो पिछले 1 महीने से अगर देखा जाए तो वाकई कानपुर की पुलिसिया कार प्रणाली है और जो पुलिस की कार करने की क्षमता है उस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर एक के बाद एक घटनाओं की बात किया जाए तो पहले पिंटू सेंगर की दिन दहाड़े गोलियों से भूंजकर हत्या बसपा नेता, उसके बाद बिकरू कांड और उसके बीच में ही ये बर्रा का अपहरण कांड। और सबसे शर्मसार करने वाली बात यह है कि 25 दिन बीत जाते हैं, लगातार फ़ोन पर बात होती है, लगातार कई तरह के एविडेंस सामने आते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपहरणकर्ताओं और युवक के पास तक नहीं पहुँच पाती है।
है। यही नहीं, पुलिस पूरी प्लानिंग करती है कि आप लोगों से जो फिरौती की रकम मांगी गई है उसको हम देने चलेंगे और उसी दरमियान उसको धर दबोचेंगे। तो वो भी जगह दिखाई एबीपी गंगा ने कि किस तरह से कहाँ पर ये पूरी रकम जो है वो फेंकी गई थी और पुलिस वहाँ पर भी फेल साबित हुई। और लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या पुलिस के लिए चुनौती एक और बन गई है, क्योंकि जब तक फिरौती की रकम नहीं दी गई थी तब तक तो पुलिस जो अपहरण करता है उनका लगातार परिवार के पास फोन आ रहा था और लगातार वो ट्रैक करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जिस दिन से जो रकम है वो दे दी गई है उसके बाद से चौथा दिन है, आप कोई फोन नहीं आ रहा है, ना ही लड़के का कोई पता चल रहा है। लड़का जब गायब हुआ है, जिस दिन से उसका अपहरण हुआ है, उसके पास बाइक थी, यानी बाइक से गया था, ना ही बाइक बरामद हुई है। तो काफी जो परिजन है वो काफी परेशान है। तो वहीं अगर ओवरऑल अगर पूरे करता अभी तक कांटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने अब कांटेक्ट करना बंद कर दिया है और ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। प्रभात, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि अपने लेवल पर क्या पुलिस ने कोई बड़े कदम उठाए हैं? किसी प्रकार की टीम का गठन किया गया है जो लापता युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा कर ला सके? जी बिल्कुल, आला अधिकारी जो हैं और जो यहाँ के एसएसपी हैं उनका कहना है कि जो टीमें विकास दुबे कांड में लगी हुई थी और जो भी टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं अलग से और लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो अपहरण करता है वो कहीं ना कहीं पुलिस की सोच से 4 कदम आगे चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, तो उनका कहना है कि लगातार जब ट्रैक किया जा रहा था तो फोन में वो लगातार जो टावर है वो जंप कर रहे थे, यानी उनको पता है कि उनका फोन ट्रैक हो रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, लिहाजा वो लगातार किसी सॉफ्टवेयर के जरिए या फिर टेक्निकल पॉइंट के जरिए वो अपना टावर जंप कर रहे थे, तभी इतनी लंबी बात कर रहे थे। वो उनको कोई डर नहीं था कि पुलिस उनको बात करने के दौरान पकड़ सकती। कभी उन्होंने कभी 1 मिनट या 2 मिनट की बात नहीं की, हमेशा जो बात है वो काफी लंबे समय तक की। पुलिस सोच रही थी कि उनको पता नहीं है और वो उनको पकड़ लेंगे, लेकिन पुलिस जो है वो नहीं पकड़ पाई। यही तो सवाल है ना कि एक तरफ पुलिस अपने आप को एडवांस होने का दावा करती है, यूपी पुलिस एडवांस पुलिस से ये बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ अपराधी एक कदम आगे पुलिस से चलते हैं। शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ अपहरण कांड ही नहीं, अब एनकाउंटर में मारे गए विकास के साथी प्रभात मिश्रा की उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फरीदाबाद से कानपुर लाते वक्त जिस प्रभात का पुलिस ने एनकाउंटर किया वो नाबालिग बताया जा रहा है। प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय के परिवार ने दस्तावेजों के साथ दावा किया है कि उसकी उम्र महज 16 साल थी, ना ही कोई आपराधिक इतिहास था। तो वहीं पुलिस ने उसकी उम्र 20 साल बताई। तो विकास दुबे एनकाउंटर मामला लगातार सवालों के घेरे में है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब एक नया मामला ये निकलकर सामने आया है कि प्रभात मिश्रा नाबालिग है, ये परिवार ने दावा किया है। जब रात में गोली वगैरह चली तो दूसरे दिन पेपर में निकला था, तब हमने पढ़ा था, तो हमने घर पे फ़ोन करने की कोशिश करी। मम्मी का फ़ोन पुलिस वाले ले गए थे, अदर बाकी जो फ़ोन भैया का फ़ोन था वो भी नहीं लग रहा था, पापा का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर जब उस दिन डेड बॉडी के लिए वहाँ ननिहाल में फ़ोन गया तब हम आए। मेरा बेटा था भाई, कितनी उम्र थी उसकी? 16 साल का था, 1-1.5 महीने और हुए हैं। 27 मई से 16 साल का हो गया था। जिस दिन पुलिस ने इनकाउंटर किया था उस दिन आप लोगों ने कुछ कहा था? पहले हाँ, उम्र बताई थी। हम भैया पुलिस वालों से कहाँ से मिले जाके जो हम कहेंगे कुछ। तो उस दिन जब घटना हुआ था प्रभात था यहाँ? हाँ था, घर पे सो रहा था, जब सब भागने लगे तो हमने उसको भी भगा दिया। किस में पढ़ा रहा था प्रभात? में था क्लास में। इंटर की एग्ज़ाम दिए इस साल। अरे भैया मेरा बेटा तो चला गया, हमें उसका तो अफसोस है। अब ये पड़ोस अड़ोस वाले पकड़े जा रहे, ये मेरे आदमी का नाम लिखा रहे, कहीं कुछ बता रहे, कहीं कुछ बता रहे। बताओ, जिस दिन से ये घटना हुई हमारा पति घर भी नहीं आया, ना मेरे पास मोबाइल जो हम बात करें या कुछ करें। मेरा पुलिस वाले मोबाइल ले गए थे छीन के। बेटा पढ़ाई के अलावा वो कुछ करता था? और कुछ नहीं भैया, घर में रहता था, कोचिंग जाता था, सुबह चला जाता, 7 बजे से कोचिंग पढ़ता था, फिर स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, फिर कोचिंग चला जाता था। बस यही अपने पापा के साथ खेत पे चला जाया करता था। तो आपने सुना, ये प्रभात मिश्रा की मां थी जो ये दावा कर रही हैं कि उनका बेटा नाबालिग था, 16 साल उसकी उम्र बताई है, जबकि पुलिस 20 साल बता रही है। प्रभात अवस्थी मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। प्रभात, किस तरीके से प्रभात मिश्रा की संलिप्तता थी उस अपराध में, वो सबके सामने आया, लेकिन उम्र को लेकर ये जो विवाद छिड़ रहा है इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि परिवार कह रहा है नाबालिग है, पुलिस ने उम्र 20 साल बताई थी।
जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रभात का एनकाउंटर होने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ जो परिजनों ने खड़ा किया और बहुत से विपक्षी लोग जो हैं, विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने खड़ा किया कि आखिरकार प्रभात का जो एनकाउंटर किया गया है वो नाबालिग था, लेकिन जो पुलिस है उसका पूरा दावे को सिरे से नकार रही है। उसका कहना है फरीदाबाद से पकड़ा गया था और ये नाबालिग नहीं था, इसकी उम्र जो है वो 20 साल के आसपास है। तो पुलिस जो है वो दावों को सिरे से खारिज कर रही है कि वो नाबालिग नहीं था। तो वहीं जो परिजन है उनका कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या मार्कशीट हो, वो सब ये बताते हैं कि जो प्रभात की उम्र है वो 16 साल से कुछ महीने ज़्यादा है। तो कई जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर और यही वजह है कि जो पुलिस है वो सवालों के घेरे में है, लेकिन पुलिस जो है वो हर बात को सिरे से खारिज कर रही है और वो कह रही है कि जांच चल रही है और जांच में सारे तथ्य जो हैं वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल प्रभात, देखिए विकास दुबे एनकाउंटर मामले में लगातार सवाल हैं और एक और सवाल अब प्रभात मिश्रा की उम्र को लेकर है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर कानपुर में अमर दुबे की शादी का एक और नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें खुद अमर दुबे, उसकी पत्नी खुशी और प्रभात दुबे डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि वारदात वाले दिन से महज 4 दिन पहले ही अमर दुबे की शादी हुई थी, जिसमें सभी डांस कर रहे हैं। इस वक्त अमर दुबे पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, जबकि प्रभात मिश्रा को भी फरीदाबाद से कानपुर लाते वक्त पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था और खुशी फिलहाल जेल में बंद है। हत्याकांड के बाद पुलिस ने खुशी को भी गिरफ्तार किया। ये अमर दुबे की शादी का वीडियो है, जिसमें अमर दुबे की पत्नी खुशी अपनी शादी की खुशी में झूमती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिकरू कांड के बाद अमर दुबे को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया पुलिस ने। प्रभात मिश्रा, जो कि फरीदाबाद से पुलिस की गिरफ्त में आया था, कानपुर लाते वक्त उसका भी एनकाउंटर हुआ और खुशी फिलहाल अभी जेल में बंद है। पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है, एक के बाद एक ऑडियो वायरल हो रही है, जो तमाम लोगों को संदिग्ध बता रही हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो वीडियो आपके सामने है वो है अमर दुबे की शादी का वीडियो। वारदात से 4 दिन पहले ही शादी हुई थी अमर दुबे की खुशी के साथ और उस 4 दिन बाद ही बिकरू कांड सामने आ जाता है और अमर दुबे को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर देती है। खुशी फिलहाल जेल में बंद है और प्रभात मिश्रा का भी एनकाउंटर हो चुका है। और अगली बड़ी खबर कासगंज से, जहां मां और बेटी की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 दिन पहले पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगा था। मृतक और आरोपियों के बीच है पुराना विवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मां और बेटी के हत्या के मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और राकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, कासगंज से जो एक खबर आई, एक तथ्य ये सामने आया कि ये गैंगरेप से जुड़ा हुआ मामला था और जो गैंगरेप के आरोपी हैं उन्होंने मां बेटी की हत्या की। एक तथ्य ये सामने आ रहा है कि रंजिश थी पुरानी, इस वजह से हत्या की गई है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? साथी, आपको बता दूं, ये 3 दिन पहले मामला है। कासगंज जनपद में एक लड़की जब बाजार से दवा लेकर वापस आ रहे थे, उनकी ट्रैक्टर से कुचलकर कर दी गई। इसकी अगर पुरानी पहचान जाए तो 2016 से ये कहानी शुरू होती है। 2016 में जो मृतका लड़की का पिता है, इस पर हत्या का मुकदमा लगा था, जिसने ये जीता था। उसके बाद इस लड़की के अपहरण हुआ और इस अपहरण का मुकदमा भी 363 की धारा में दर्ज है। लेकिन अभी तक ये कोई भी स्पष्ट नहीं है इसके साथ गैंग हुआ या नहीं हुआ। जो मुकदमा है तहरीर में, वो केवल अपहरण मुकदमा है। एसपी कासगंज धुलेर ने भी ये कहा है कि अपहरण का मामला है और जो मृतका का पिता है उसने भी FIR कहीं भी ये दर्ज नहीं कराया
कि ये गैंगरेप का मामला था, इसकी हत्या कर दी गई है। उसने भी ये दिया है जो एफआईआर में दर्ज है, ये रंजिशन कुचल कर। ठीक है राकेश, और अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। अब पढ़ने के लिए नया कंप्यूटर भी मिलेगा और डोसे के लिए नया पैन भी, क्योंकि अपनी दुकान में मिलेंगे आपकी जरूरतों के सारे सामान पूरी हिफाजत के साथ। बताइए क्या चाहिए? Amazon, आपकी अपनी दुकान। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल-H रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल-H, रहो चार्ज्ड। सच्चाई और अच्छाई से सच्ची चीज बनाते हैं, चेहरों की खुशियों से रोशन हो जाते हैं। भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छुटभैये के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है। और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। जितना खाना रोज हमारी थालियों में छूट जाता है, उतना तो लाखों को मिल भी नहीं पाता है। आइए मिलकर बदलें ये डरावने हालात। रॉबिन हुड आर्मी और एबीपी गंगा की मुहिम के साथ हिस्सा बने मिशन 30 मिलियन का। भूख की इस लड़ाई में कीजिए अन्नदान या केवल श्रमदान। इस मुहिम से जुड़ने के लिए साइन अप कीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। औरैया में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सिपाहियों को अभद्रता करना भारी पड़ गया, जिसके बाद पुलिस कप्तान से शिकायत पर उन्होंने 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन लाइन हाजिर होने के बाद भी सिपाहियों ने अनुशासनहीनता दिखाते हुए विदाई के दौरान भीड़ जमा कर ली और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा ली। सिपाहियों ने लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं, लेकिन फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब औरैया एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कही है और इसकी जांच सदर सीओ को सौंपी गई है। बढ़ते आगे, वाराणसी में नेपाली प्रधानमंत्री के विरोध का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। नेपाली नागरिक के बाल मुंडवाने और विश्व हिंदू सेना के संस्थापक अरुण पाठक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा मामले की जांच कर रहे हैं और गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया था, उसके बाद राम मंदिर को लेकर बयान दिया गया था, अयोध्या को लेकर बयान दिया गया था और दावा किया गया था केपी शर्मा ओली द्वारा कि अयोध्या दरअसल भारत में नहीं है, अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम नेपाली थे, ये उन्होंने दावा किया, जिसके बाद पूरे देश भर में नेपाल का विरोध हो रहा है। लेकिन वाराणसी में इस विरोध में मर्यादाओं को पार कर दिया गया और अब इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और केस दर्ज किया है। प्रधानमन्त्रीलाई हामीले रोजी रोजगार दिए छैन, हामी इन्डियामा कमाउनु आएछु त हाम्रो हक किन छिनिरहेछ? नेपालको कति मान्छे विदेश गयो कमाउनु खानको लागि, हामीलाई इन्डियाले सहारा दिएको हो। और अगली बड़ी खबर भदोही से है, जहां यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 21 नामजद और 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
सोनभद्र के उम्भा गांव जाते वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया था। सीता समाहित स्थल के गेस्ट हाउस में नजरबंद थे नेता अजय लल्लू, राजेश मिश्रा और अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू पर एफआईआर दर्ज की गई है। राजेश मिश्रा और अजय राय पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पिछले साल जिस तरीके से सोनभद्र के उम्बा गांव में नरसंहार हुआ था, उस पर जमकर सियासत हुई थी। उसके 1 साल बीतने पर यानी उसकी बरसी पर ये तमाम नेता वहां पर जाने के लिए निकले थे और इसी मामले को लेते हुए, इसी मामले को देखते हुए उन पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा और अजय राय पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। 21 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और इसी के साथ प्रदेश प्लस में बस इतना ही।